अच्छा बेटा, अब ये आज हम थोड़ा सा वो जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया था क्लास में वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पेपर जो लास्ट टाइम आपने सेंटर में सॉल्व किया था, तो इसी को जरा आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स together with other organic compounds which may contain nitrogen, oxygen और sulfur in their molecules। अच्छा, ये तो टोटली जो है ये ओ लेवल से रिलेटेड जो क्रैकिंग का और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एट एन ऑयल रिफाइनरी आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल अ नंबर ऑफ अदर प्रोसेसेस मे बी यूज्ड इंक्लूडिंग क्रैकिंग, आइसोमराइजेशन एंड रीफॉर्मिंग। ठीक है, अब क्रैकिंग तो आपने पढ़ रखी है। आइसोमराइजेशन मतलब आप एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रीफॉर्मिंग ब्रांच चेन को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करना। बट ये एज सच कॉन्सेप्ट, मतलब ये टर्म्स यूज हो रही हैं आपसे डायरेक्टली, जो है वो जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्रैकिंग के हवाले से ये कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्रैकिंग एंड व्हाई इट इज कैरिड आउट। ठीक है, तो क्रैकिंग क्या है, क्यों की जाती है? टू कन्वर्ट लार्ज नंबर, यानी हम क्रैकिंग को अगर डिफाइन करेंगे तो क्रैकिंग क्या है बेसिकली कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और व्हाई इट इज कैरिड आउट कि आप लॉन्ग चेन, बिकॉज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट एज मच यूजफुल एज कंपेयर टू दी स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर मोर बेनिफिशियल एज फ्यूल एज कंपेयर टू लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स में इनकम्प्लीट कंबस्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में सबका क्लियर होगा कि इनमें इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है इसके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन। सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट long chain hydrocarbons into small chain. Outline briefly how the cracking of hydrocarbons would be carried out. कैसे करेंगे? High temperature and pressure in the presence of a suitable catalyst. ठीक है, नॉर्मली जो कैटलिस्ट यूज होता है Al2O3 और SiO2, और बस सिंपल अगर आप इन दोनों से भी कोई एक लिख देंगे तो ये काफी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेप्टेन बाय क्रैकिंग टेट्राडेकेन। ठीक है, तो टेट्राडेकेन जो है ये C14H30, इससे आपने क्या बनाना है? हेप्टेन C7H16। बाकी अब आप इसमें देख लें कार्बन जो है वो कितने रिमेनिंग है, लेफ्ट विद 7 कार्बन एंड 14 हाइड्रोजन, सो C7H14, so this would be heptene. So we get one heptane molecule and heptene molecule. अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वन ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल इज इथेनथायोल। ठीक है, एक तो होता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? C2H5OH। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट थायोल, C2H5SH। ठीक है, दिस SH ग्रुप जो है दिस इज नोन एज थायोल। So the sulfur containing equivalent of ethanol, ethanethiol, is toxic and is regarded as one of the smelliest compound in existence. तो मतलब इसकी स्मेल जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनथायोल। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेनथायोल से ज्यादा है। सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस डिफरेंस जी। Why the boiling point of ethanol is higher than that of thiol? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। व्हेन ईथेन थायोल इज बर्न इन एन एक्सेस ऑफ एयर, three oxides of different elements are formed. Construct a balanced equation for this reaction. So ethane thiol C2H5SH reacts with oxygen, so three oxides of different elements, that means carbon dioxide,
ठीक है जी। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, सो वी गेट एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लें, 2 कार्बन है तो 2CO2, सल्फर 1 है, 1 सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, 4 5 6 और 7, 7 ऑक्सीजन है, सो दैट मीन्स 7/2, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सर ये हाइड्रोजन 3 नहीं हो सर गया? इसमें 3 वाटर बनेंगे ना? अच्छा हाँ 3 ठीक है, वाटर। 6 वाटर, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 5 9 6 7 8 9, 9 हो गए, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है जी। ठीक है, सो 2 ऑफ द ऑक्साइड्स formed cause serious environmental damage. For each of these oxides, identify the type of pollution caused and describe one consequence of this pollution. जी, so कौन कौन से ऑक्साइड हैं जो पोल्यूशन कॉज करेंगे? SO2 और CO2 सर। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर ईच ऑफ दिस ऑक्साइड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोल्यूशन। सो द टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लोबल वार्मिंग। global warming. It is a greenhouse gas, increases the overall temperature, ठीक है, causes global warming, and describe one consequence of this pollution. Consequence is global warming, right? Next is sulfur dioxide. Sulfur dioxide, type of pollution caused is causes acid rain, as it is an acidic oxide, causes damage to infrastructure, buildings, or lowers the pH of water, harms leaves or plants। ठीक है, तो ये इसके इम्पैक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है a small amount of ethanethiol is added to a small amount of ethanethiol is added to liquefied gases such as butane that are widely used in portable cooking stoves। ठीक है, जो कैंपिंग स्टोव्स वगैरह होते हैं उनमें जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी गैस कौन सी यूज होती है, कुकिंग गैस कौन सी यूज होती है, ब्यूटेन, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनथायोल इज आल्सो एडेड। तो क्यों ऐड करते हैं, व्हाई, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। जी, क्या रीजन हो जाएगा? सर लीकेज डिटेक्ट करने के लिए। टू ऐड स्मेल। हाँ अच्छा बेटा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब नॉर्मली हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो बनता है डायरेक्ट रिएक्शन से, कंबस्शन से नहीं बनता कभी भी, ये ध्यान रखें। कंबस्शन से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो नहीं बनते। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी आप कह लें कि कंबस्शन होगी तो ऑक्सीजन अपने नॉर्मल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। परऑक्साइड जो है वो इस तरह से नहीं बन रहे होते। ठीक है ना, तो ये कंबस्शन में कभी भी आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं मिलेंगे। अच्छा, सजेस्ट रीजन फॉर दिस। सो ये मतलब क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये जो थायोल है, इट इज द स्मेलिएस्ट कंपाउंड, सो टू डिटेक्ट द लीकेज, ठीक है, उसके लिए जो है वो आप यूज करो। तो सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस, व्हाई वी आर यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईथेन थायोल with this cooking gas to detect any leakage of gas। ठीक है जी, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर removed from oil products at the refinery. The sulfur is recovered and converted into sulfur dioxide, which is then used in the contact process. So state the main operating details of the formation of sulfur dioxide in the contact process. So main operating details जो हैं वही temperature pressure वाली conditions हैं, temperature around 450 degree centigrade, pressure 1 to 10, 1 to 2, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट जो यूज करेंगे आप दैट इज V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है?
अच्छा, अब उसके बाद देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पीएच ग्राफ है। पीएच ग्राफ अक्टूबर ये मार्च वाले पेपर में भी आया है और बड़ा आसान सा था। मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी कुछ पीएच वैल्यूज गिवन होंगी, बट नहीं, जनरल आपने ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने पीएच वैल्यूज आपको दे दी थी, तो ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि 10 cm cube sample of 10 cm cube sample of 0.1 mole per dm cube amino ethanoic acid। अब ये क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो इथेनोइक एसिड, अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, was titrated with 0.1 mole per dm cube NaOH, which is a strong base. So basically it is a titration of a weak acid with a strong base। ठीक है जी, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है। और वीक एसिड कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वीक एसिड जो है ये कॉनिकल फ्लास्क में है। ठीक है, सो वीक एसिड इज 10 cm क्यूब और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। आफ्टर 20 cm क्यूब ऑफ NaOH एन एक्सिस हैड बीन एडेड। सो NaOH आपने एक्सिस में ऐड किया है। द pH was found to be 12.5. The pH of acid is 5.4. So that means starting pH क्या है? What is the starting pH? हाँ जी, किस pH से आप ग्राफ स्टार्ट करेंगे? 5.4 5.44, क्योंकि we are adding base into acid. After 20 cm cube of NaOH and X had been added, so that means base जो है ये ब्यूरेट में है, ये titrant है, so starting pH जो है वो acid वाली होगी। So acid में हम base add कर रहे हैं, we are adding base into acid, base into acid है ये। ठीक है, तो starting pH क्या हो जाएगी, 5.4। तो आपने कहा जी 0 1 2 3 4 5 5.4, लेट्स से दिस इज 5.4, ये starting pH होगी। और when we have added 20 cm cube of NaOH, which is an excess, the pH was found to be 12.5. So 14, 13, so this would be 12.5। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है, यानी the point at which both the acid and base are in the same ratio as they are in the chemical equation. So amino ethanoic acid glycine जो है, मैं यहाँ पे मतलब फॉर्मूला आपके पास जब इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो ऑल्दो मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, बट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी दिया जाएगा। तो ग्लाइसिन जो है ये और इथेनोइक एसिड है, अमाइनो इथेनोइक एसिड, तो यहाँ से भी आप जज कर लेंगे कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है। मतलब 1 मोल ऑफ अमाइनो इथेनोइक एसिड वुड रिलीज 1 मोल ऑफ H प्लस आइन एंड 1 मोल ऑफ NaOH वुड रिलीज 1 मोल ऑफ OH आइन। सो दैट मीन्स एसिड और बेस का जो रेशियो है यहाँ पे वो 1:1 का रेशियो है, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। सो दैट मीन्स H प्लस वाली बात आप वापसी बताइएगा सर। देखिए ना, अमाइनो इथेनोइक एसिड, आप अमाइनो को भूल जाओ, आप जस्ट सिंपल सोचो इथेनोइक एसिड हो, CH3COOH। अब अगर मैं इसको आयोनाइज करता हूं तो कितने H प्लस आइन रिलीज होंगे, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने, एक। हाँ एक होगा ना, एक तो ये एक H प्लस आइन, बस यही बात मैं कह रहा हूँ, समझ आई बात? ठीक है जी जी सर। ठीक है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। ऐसी अमाइनो इथेनोइक एसिड भी क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, ये मोनोप्रोटिक एसिड है, रिलीजेस 1 H प्लस आइन, और NaOH जो है ये मोनो एसिडिक बेस है, दिस इज मोनो एसिडिक बेस। सो मतलब ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। और क्योंकि आपके पास जो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, 0.1 मोल और 0.1 मोल, यानी दोनों की आपके पास जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोल ऑफ अमाइनो इथेनोइक एसिड, 0.1 मोल ऑफ NaOH। सो दैट मीन्स इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। मीन्स के 10 cm क्यूब ऑफ अमाइनो इथेनोइक एसिड वुड नीड 10 cm क्यूब ऑफ acid would need 10 cm cube of NaOH, because they are reacting in 1:1 ratio. So that means equivalence point would reach at 10 cm cube, right? So we would draw a straight line at 10 cm cube। ठीक है, ताकि ये बाद में ग्राफ जो है वो आसानी से बना लें, और ये 7 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आप पेंसिल से जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, बाद में भले इसको इरेज कर दें, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 10 पे आना है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। और एक्सिस में आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, 20 cm क्यूब तक। सो 20 cm क्यूब तक आपने शो करना है।
सो दिस वुड बी द ग्राफ। और इसमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट बी अबव 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट बी अबव 7 जी। क्लियर है बेटा ये ग्राफ? इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, क्लियर है ये? जी सर। चलो जी बेटा, तो अब ये है कि लास्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया था कल, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अच्छा, देन फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। मोस्टली पूरा पेपर ही जो है वो मैंने ज़्यादातर इसमें एमएस के क्वेश्चन ज़्यादा रखे थे, और थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी पेपर था ये, जाहिर सी बात है आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी नहीं सॉल्व की, बट रखने का मकसद ही यही था, क्योंकि न्यू टॉपिक है तो आपके पास तो पास पेपर्स में क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए इस किस्म के पेपर बनाए थे मैंने, ताकि ज़्यादा जो है वो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कि फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोथ सिलिकॉन एंड सल्फर, but whereas the molecule of SF4 has an overall dipole that of SiF4 has none, ठीक है। तो मतलब दो मॉलिक्यूल दिए हैं, दो कंपाउंड दिए हैं आपको सिलिकॉन के और सल्फर का, ठीक है, SF4 एंड SiF4. So fluorine is much more electronegative than both silicon and sulfur. Fluorine is making bond with sulfur and it is making bond with silicon, and fluorine is more electronegative than both of them. But whereas the molecule of SF4 has an overall dipole, that of SiF4 has none. So because silicon जो है ये simple suggest a reason for this difference. Now we know this कि silicon belongs to group 4, right? So that means it has 4 electrons in the outermost shell. तो 4 फ्लोरीन इसके साथ अगर कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और जो डाइपोल्स हैं दे वुड कैंसल आउट, ड्यू टू विच इट वुड नॉट हैव डाइपोल, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि रीजन क्या है, इसकी जो ज्योमेट्री है, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री, बेटा माइक अपने ऑफ रखिए, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री the dipoles will cancel out just like CH4, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है जो आप CH4 की एग्जांपल पढ़ते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कार्बन की जगह पे सिलिकॉन है और हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन है, तो ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री द डाइपोल्स विल कैंसल आउट, ठीक है जी। पता नहीं लगता बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये ठीक है, तो the dipoles will cancel out. Now the next part is predict whether or not the following molecules will have an overall dipole. Place a tick in the appropriate column. Right? आपके पास 4 molecules given है. We have to find out that whether it has an overall dipole or not, or molecule does not have an overall dipole. Right? So BCl3 boron trichloride, trigonal planar है, तो does not have an overall dipole, ठीक है। BCl3 जो है बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इसमें 3 Cl जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में, तो ये प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इस पे डाइपोल नहीं होगा, नॉन पोलर है। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 5, दैट मींस इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड है, Cl Cl Cl, और इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये pyramidal geometry है, तो इसमें डाइपोल होगा। CCl4 again dipoles will cancel out, so it does not have a dipole, and SF6 जो है ये octahedral geometry है, 6 फ्लोरीन है, तो इसमें भी डाइपोल नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर, मतलब मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपने काफी दफा जो है इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है जी। वो पेज खोल दें ताकि फोटो ले लें। हाँ जी बेटा, वो स्क्रीन शेयर पेज नहीं हो रही खोल आपके दें साथ?
सर वो फोटो खींचना था। हाँ हाँ बेटा, जा रहा हूँ, पेज पे ही जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरॉन एंड सिलिकॉन आर टू एलिमेंट्स एडजेसेंट टू कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4 और इससे पहले बोरॉन आता है, बिलोंग्स टू ग्रुप 3, एंड सिलिकॉन जो है ये कार्बन से नीचे ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो बोरॉन एंड सिलिकॉन आर टू एलिमेंट्स एडजेसेंट टू कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। CCl4 does not react with water. Carbon tetrachloride, it does not react with water, whereas boron trichloride and SiCl4 do react. Suggest a reason for this difference in reactivity. Ji, why boron trichloride and SiCl4, although they are adjacent to carbon in the periodic table, मतलब इनकी properties match करनी चाहिए कार्बन के साथ, but still carbon tetrachloride, they're saying that carbon tetrachloride, it does not react with water. ठीक है जी, but BCl3, boron trichloride and silicon tetrachloride, they react with water. जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो मेरा कनेक्शन कुछ हो गया था मसला। जी, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको?
रीजन फॉर द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी मुझे नहीं पता कहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हुआ था। सर ये जैसे ही आपने स्टार्ट किया था ना तो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बता अच्छा दीजिए। अच्छा, चले ये इसको देख लें। बेसिकली कार्बन जो है ये मतलब बोरॉन और कार्बन दे बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, ठीक है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के केस ठीक है जी। तो बोरॉन जो है ये बेसिकली सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और कार्बन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेकंड पीरियड के लिए मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ कि दे कैन नॉट एक्सीड देयर ऑक्टेट, ठीक है, तो ये ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई CCl4 इज हाईली अनरिएक्टिव, ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बट बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑल्दो सेकंड पीरियड का है, बट ये बॉन्ड ये भी 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो दैट मींस इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग 2 मोर बॉन्ड्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एज एन एक्सेप्टर एक्ट कर सकता है इन डेटिव बॉन्डिंग, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ बात की कि एज BCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज रिएक्टिव। और अगर सिलिकॉन की बात की जाए कि वाई SiCl4 रिएक्ट्स विद वाटर, तो उसकी वजह ये है कि सिलिकॉन जो है ये हायर मतलब आप कह लें कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। दैट मींस इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल के हैं, विच वुड बी मोर रिएक्टिव। सो जिस तरह से फास्फोरस जो है वो इट कैन मेक मोर बॉन्ड्स, और सिलिकॉन सल्फर जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है, तो ऐसे सिलिकॉन के पास भी जो है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 3D इन्वॉल्व हो गया, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मोर रिएक्टिव, सो दैट्स व्हाई इट कैन रिएक्ट विद वाटर। सो सिलिकॉन बिलोंग्स टू पीरियड 3, so electrons of higher energy levels are involved which are more reactive। जी क्लियर है अब ये बात? सर ये BCl3 वाली दोबारा समझा दें। BCl3 बेटा बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ना, बोरॉन ग्रुप 3 का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 3 का है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच होंगे, और जब 3 क्लोरीन अटैच होंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये एक बॉन्ड और बना सकता है, जैसे आपने NH3 के साथ BF3 के बॉन्ड बना के देखे थे, तो सेम ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये एज एन बोरॉन जो है ये एज एन एक्सेप्टर एक्ट कर सकता है इन डेटिव बॉन्डिंग, मतलब ये इसमें एक बॉन्ड और बनाने की एबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस शोइंग द रिएक्शन ऑफ दीज टू क्लोराइड्स विद एन एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन लिखने हैं BCl3। अच्छा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का ये तो रिएक्शन आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, ठीक है। व्हेन SiCl4 it dissolves in water we get silicon dioxide SiO2 plus HCl, ठीक है जी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी। सो वी गेट SiO2 plus HCl, ये रिएक्शन तो आपने सबने पढ़ रखा है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर तो वी गेट एसिडिक सॉल्यूशन HCl बनेगा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा BCl3 व्हेन बोरॉन ट्राइक्लोराइड, अब बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है ये एल्यूमिनियम वाले ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन जो है ये बिलोंग्स टू ग्रुप 3। सो इसका रिएक्शन ऑल्दो हमने स्लाइड्स में जो है वो कभी नहीं पढ़ा BCl3 का रिएक्शन, बट ये आप इसको मतलब सेम आप जिस तरह से एल्यूमिनियम के लिए आप इसको एक्सपेक्ट करेंगे वैसे ही ये भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो BCl3 के केस में अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर वी कैन फॉर्म लेट सपोज जिस तरह Al2O3 बनता है वैसे बोरॉन जो है इट कैन फॉर्म B2O3 प्लस HCl, मतलब यहाँ पे आपने assumption के साथ चलना है कि बोरॉन जो है ये एल्यूमिनियम वाले ग्रुप का है, तो जिस तरह एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो वैसे यहाँ पे आपके पास बोरॉन का ऑक्साइड बनेगा, तो सेम रेशो के अंदर बनेगा 2:3 की रेशो में, तो Al2O3 और B2O3, और B2O3 जो है ये वाटर के अंदर डिजोल्व होके कन्वर्ट हो सकता है एसिड के अंदर, बट अगर आप इसको यहाँ तक भी लिख रहे हैं तो काफी ये रिएक्शन भी जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 6HCl प्लस 3H2O, ठीक है जी। क्लियर है ये?
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। मेन जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हेन रिएक्टेड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर SiCl4 प्रोड्यूसेस एन ऑक्सीक्लोराइड SiXClY4Z. So this is an oxychloride when reacted with a small quantity of water, SiCl4 reacting with water, we get this oxychloride. The mass spectrum of X shows peaks at mass number 133, 149, 247, 260, 263 and 396. You should assume that the, अब ये मतलब आपके पास ये डिफरेंट पीक्स आ रही है मास स्पेक्ट्रम पे, तो मतलब ये सारे फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। And you should assume that the species responsible for all these peaks would contain oxygen 16, Cl35 and silicon 28. मतलब कोई इसमें आइसोटोप नहीं, मतलब आपको फिक्स्ड एटम्स बता दिए गए कि यही मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इन्हीं के साथ जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप इन्वॉल्व नहीं है, तो वी हैव ऑक्सीजन 16, chlorine 35 and silicon 28. Use these data to deduce the molecular formula of X. X का molecular formula जो है वो आपने reduce करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जरा मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप का सवाल है। आपने अगर आप पूरा क्वेश्चन देखें, मैं इसको मतलब आखिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ मतलब अगर इस किस्म के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल आपको ये मालूम है कि जी आपके पास ये कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन, क्लोरीन और ऑक्सीजन है, ठीक है, और डिफरेंट पीक्स का मास दे दिया गया है, और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो डिफरेंट जो पीक्स हैं सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रैगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक्स एट द फॉलोइंग मास नंबर्स। तो ये डिफरेंट मास नंबर्स पे आपको मतलब फ्रैगमेंट्स बताने के कौन कौन से फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ये पीक देंगे। 133 पे जो पीक आ रही है किस फ्रैगमेंट की वजह से है, द पीक एट 247 इज ड्यू टू विच फ्रैगमेंट एंड द पीक एट 263 इज ड्यू टू विच फ्रैगमेंट, एंड हेंस सजेस्ट द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे जरा डायरेक्ट आते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला के ऊपर। पहले हम डिस्प्लेड फॉर्मूला के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये ध्यान में रखें कि एक मिनट बेटा, अच्छा जी, तो हाँ, तो अब आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है डिस्प्लेड फॉर्मूला के लिए। पहले हम इसको डिस्प्लेड फॉर्म मतलब आपके पास जो सबसे हैवी पीक है वो कौन सी है, 396 वाली। मतलब ये जो 396 वाली पीक है ये कौन सी पीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है। तो जो एमआर है कंपाउंड का वो क्या हो गया, 396, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गया, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हमें ये मालूम है सिलिकॉन जो है ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, दैट मींस ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। क्लोरीन इज ओनली केपेबल ऑफ मेकिंग 1 बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मतलब इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो है वो स्ट्रक्चर और पीक्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मुझे पता है सिलिकॉन जो है ये सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप सबसे छोटी पीक, सबसे छोटा फ्रेगमेंट देखें यहाँ पे 133, ठीक है। सो 133 को अगर हम सॉल्व करते हैं कि 133 जो है ये किसकी वजह से होगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि या चले हम डायरेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि सिलिकॉन जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग विद सिलिकॉन, लेट सपोज Si, राइट, लेट सपोज इट इज अटैच्ड टू 3 क्लोरीन्स, क्योंकि ये सबसे आसान काम होगा यहाँ पे। डायरेक्ट फॉर्मूला ड्रॉ करना जो है डिस्प्लेड फॉर्मूला, ये सबसे आसान काम होगा। तो सिलिकॉन के साथ आपने 3 क्लोरीन जो है वो अटैच किए और इसका मास कैलकुलेट करते हैं, इसका मास कितना आएगा। एक मिनट में कैलकुलेटर, अच्छा जी, तो सिलिकॉन 28 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 133। तो मतलब मुझे 133 वाली पीक भी मिल गई। The peak at 133, this is due to SiCl3 plus,
बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ जी, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है? सर आपने डायरेक्ट 3 Cl क्यों लगाए? 4 भी तो लगा सकते हैं। फिर ऑक्सीजन कहाँ लगाऊंगा मैं? हाँ ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, थोड़ा सा आप मतलब आपने कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है ना बेटा, ऐसे नहीं कि बस रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने ऑक्सीजन भी अटैच करना है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो हम चेन में ऑक्सीजन को रखेंगे, चेन में ऑक्सीजन को रखेंगे। क्लोरीन को हम हाइड्रोजन की तरह से यूज करेंगे, जिस तरह हाइड्रोजन जो है वो हम लगाते हैं। सही। समझ आ रही? ठीक है, जी सर। तो अब देखें यहीं से मुझे 133 की पीक मिल गई। अब अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करूं, लेट सपोज अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करें +16, सो दैट इज 149। तो ये देखें जो दूसरी पीक आपको दी गई है, तो ये 149, मतलब 149 जो है मतलब हमारा स्ट्रक्चर सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो 149। अच्छा, अब इसमें आप एक और सिलिकॉन ऐड करें, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिवली इसको लेके चलते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो वी कैन अटैच ऑक्सीजन टू 2 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया 149 प्लस सिलिकॉन 28, दिस इज 177। तो लेट सपोज आपने कहा जी यहाँ पे एक सिलिकॉन और आ गया, और एक सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं, 2। तो अगर इसमें 2 क्लोरीन ऐड करें, 35 प्लस 35, सो दिस इज 247। तो ये 247 वाली पीक भी आ गई। तो इसका मतलब ये क्लोरीन so 247 इज Si2Cl5O प्लस, ये 247 वाली पीक हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करें, तो 247 प्लस 16, सो दिस इज 263। ये 263 वाली पीक आ गई आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, so, एक ऑक्सीजन और आ गया 263। और अब इसमें अगर हम इसमें सिलिकॉन, मतलब ये 263 मास हो गया। फाइनली आपके पास देखें 263 के बाद 396 है। अब 396 और 263, 396 में से 263 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 396 माइनस 263, तो दैट इज 133। और मुझे पता है 133 क्या है, SiCl3। तो दैट मीन्स एक लास्ट और में मुझे ऐसे क्या दूँ, SiCl तो ये देखने में जितना मुश्किल सवाल लग रहा था, ये उतना ही आसान सवाल बन गया। ठीक है ना, ये जस्ट थोड़ा सा आपने जो है वो इसको टेक्निकली सॉल्व करना था। तो ये क्या हो जाएगा, Si2Cl5O2 प्लस, तीनों फ्रेगमेंट्स भी आ गए आपके पास, स्ट्रक्चर भी आ गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, 3 सिलिकॉन है तो Si3Cl1 2 3 4 5 6 7 8 Cl8O2, Si3Cl8O2। अब अगर इसको आप यहाँ सॉल्व कर रहे होते ना, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे होते, तो ये आपके लिए मतलब आप कह लें कि आधा टाइम पेपर का तो इसी में गुजर जाता है कि क्या करना है। ठीक है, इतने डिफरेंट टाइप के आपके पास अरेंजमेंट्स आती हैं कि नहीं हो पाता। तो बजाय इसके आपने थोड़ा सा इसको टेक्निकल होके जरा सॉल्व करना है कि जी कौन से एटम्स हैं, कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, और फिर उसको आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करें। तो मतलब ये बहुत हाईली अनलाइकली कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मतलब इतने, ये थोड़ा सा जरा आप कह लें कि ITR में क्वेश्चन आ जाता है, बट स्टिल क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस का टॉपिक है, तो बिल्कुल जो है वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो थोड़ा सा आपको जो है वो इन पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। जी, समझ आइए बेटा, बात क्लियर है ये? जी सर। हाँ जी, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है जी, चलें अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेचुरल ब्रोमीन, अगेन ये MS का क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेचुरल ब्रोमीन consists of two isotopes, Br79 and Br81 in roughly equal proportions. The mass spectrum of bromine consists of 5 peaks. Suggest the mass number of the 5 peaks and the identity of the species responsible for them. ठीक है, so they're saying that natural bromine consists of two isotopes, Br79 and Br81 in roughly equal proportion. The mass spectrum of bromine consists of 5 peaks. मतलब अगर आप ब्रोमीन गैस का मास स्पेक्ट्रम लेते हैं,
So it consists of 5 peaks. Suggest the mass number of the 5 peaks and the identity of the species responsible for them. तो 5 पीक्स कौन कौन सी होंगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है। मतलब एक तो आपके पास सिंपल दोनों, मतलब आप कह लें कि Br2 है, तो अगर दोनों ब्रोमीन 79 हो, ठीक है, बोथ द ब्रोमीन्स आर 79, तो ये क्या हो जाएगा? 79 प्लस 79 दैट वुड बी 158। तो एक तो पीक, सजेस्ट द मास नंबर ऑफ द 5 पीक्स, तो एक तो आ गया आपके पास 158, फिर अगर एक 79 हो एक 81 हो तो दैट वुड बी 160, और अगर दोनों 81 हो तो दैट वुड बी 162। 3 तो ये हो गई, ठीक है। अब 2 पीक्स और कौन सी होंगी जी, तो बताएगा बेटा? दो और पीक्स कौन सी होनी है इसमें? BR79 और BR81। BR79 और 81, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है ना, ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रेक भी तो होगा, तो आपके पास BR79 प्लस भी बन सकता है, तो 79 एंड 81, तो ये टोटल 5 पीक्स बन गई। तो ये तो मॉलिक्यूलर आयन की वजह से आ रही हैं, और ये फ्रेगमेंट्स की वजह से आ रही हैं। ये फ्रेगमेंट्स हैं, तो अगर आपका मॉलिक्यूल टूटता है, एटम्स में टूटता है, वी गेट फ्रेगमेंट्स, तो ये फ्रेगमेंट्स की वजह से पीक्स आ जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है जी। नेक्स्ट पार्ट है सजेस्ट द रेशियो ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ जी। सर 79 और 81 वाला रिपीट कीजिएगा। बेटा 79 और 81 जो है, मतलब लेट सपोज अगर मेरे पास ये Br2 जो है, Br2 प्लस, ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखें। तो ये जो Br2 प्लस है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर आयन है। अब हमें पता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर आयन है, ये फर्दर ब्रेक भी तो हो सकता है, फ्रैगमेंट्स में टूट भी सकता है, तो ये दोनों एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब दोनों एटम अलग अलग होंगे तो एक एटम आइदर इट कुड बी 79 और इट कुड बी 81। तो अगर ये Br प्लस जाके टकराता है, डिटेक्टर पे हिट करता है, तो इट कुड बी आइदर 79 और 81। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी अच्छा जी, नेक्स्ट is suggest the ratio of the relative abundance of the 3 lines with the highest mass number. So 3 lines with the highest mass number 158, 160, 162। तो ये जो आपकी 3 पीक्स हैं, क्योंकि ब्रोमीन 79, Br79 और Br81 ये नेचर में 1:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो आप कह लें कि दोनों जैसे Cl35 और 37 75%, 25% है, ऐसे 79, 81 जो है ये अराउंड 50-50% है। तो अगर आपके पास ये 3 पीक्स आ रही हैं 158, 160 और 162, तो मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ब्रोमीन के लिए 3 पीक्स का जो रेशियो होगा दैट वुड बी 1:2:1। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको रेशियो लिख लें। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि कैसे सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन में फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। बट फिलहाल ये मोस्टली आपको पेपर्स के अंदर सिर्फ ये रेशियो याद रखना है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए रेशियो होगा 9:6:1, और ब्रोमीन के लिए रेशियो है 1:2:1। बाकी आपको मैंने इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक भी जो है वो क्लास में डिस्कस की थी, आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ ये याद रख लें कि ब्रोमीन है तो 1:1 का रेशियो होगा, और क्लोरीन है तो 9:6:1 का रेशियो अरे बनेगा। रेशो ठीक है, कैसे आया, समझ नहीं आ रहा। अभी तो बेटा इसको याद रख लो, फिलहाल मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, आपसे किसी भी पेपर के अंदर ये पूछा नहीं जाएगा कि कैसे आता है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे 11 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है, तो बच्चों को पहले मैंने उनको 10:30 का टाइम दिया हुआ था, इसको पहले कंप्लीट कर लें हम। द 2 लाइंस विद द लोएस्ट मास नंबर, तो जो लोएस्ट मास नंबर वाली है 79 और 81, तो इनका तो 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन के लिए जो है वो हमेशा रेशो जो है वो 1:1 का ही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है ईस्टर्स ऑफ 2,3-dibromopropane 1-ol with phosphoric acid are useful flame retardants used in plastic and fiber. 2,3-dibromopropane 1-ol can be made from propanol by the following 2-stage process. ठीक है, अब ये सिंपल रिएक्शन है प्रोपिनल, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू 2,3-dibromopropane 1-ol। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो
सिंपल सा रिएक्शन है, ये अल्कीन है, अल्कीन फाइनल प्रोडक्ट में आप देखें इट कन्वर्ट्स इनटू अल्केन, सैचुरेटेड हो गया और 2 ब्रोमीन ऐड हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन भी हुआ है और ये जो अल्डिहाइड है ये रिड्यूस हो गया है, अल्कोहल बन गया है। तो मतलब यहाँ पे 2 स्टेप्स हो रहे हैं, आइदर आप पहला जो स्टेप है वो मतलब एडिशन शो कर दें और दूसरा रिडक्शन शो कर दें, या पहला रिडक्शन शो कर दें दूसरा एडिशन शो कर दें, तो ये मतलब हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द बॉक्स ऑपोजिट, सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 1। सो लेट्स सपोज रिएक्शन 1 अगर हम एडिशन अज्यूम कर लें, सो दिस वुड बी CH2, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड CH, Br ऐड हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा और CHO, तो ये एडिशन हो गई। तो ये आपने इंटरमीडिएट ए जो है वो बना दिया। एंड सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 1। सो रिएक्शन 1 की कंडीशन क्या होगी, एडिशन हो रही है, ब्रोमीन ऐड किया आपने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो इसकी कंडीशन क्या है, ब्रोमीन Br2 एक्वस लिखना चाहें एक्वस लिखते हैं, या सिंपल कोई भी आप सॉल्वेंट नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो क्योंकि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, जस्ट सिंपल ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। देन रिएक्शन 2 जो है ये रिडक्शन है, और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो शो करना पड़ेगा हमें। अल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, अल्कोहल में, सो दैट वुड बी आइदर NaBH4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, और इसके अलावा सोडियम LiAlH4 भी आप लिख सकते हैं, बट नॉर्मली जो है वो अल्डिहाइड्स के लिए NaBH4 जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 2,3-dibromopropane 1-ol इंक्लूड द फॉलोइंग पीक्स। अब ये 2,3-dibromopropane 1-ol ये कंपाउंड है, ये इसके मास स्पेक्ट्रम की कुछ पीक्स आपको दी गई हैं। एट व्हाट मास वुड यू एक्सपेक्ट द मॉलिक्यूलर आयन टू अकर, यानी M+ आयन पीक। तो M+ आयन पीक के लिए आप क्या करेंगे, कंपाउंड का नाम आपको दे दिया गया है 2,3-dibromopropane 1-ol, तो 2,3-dibromopropane 1-ol क्या होगा, 1 2 3 2,3-dibromo Br प्रोपेन 1-ol, पहले कार्बन पे आपने यहाँ OH लगा दिया, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसका MR कैलकुलेट कर लें, जो भी इसका MR बनेगा वही मॉलिक्यूलर आयन, एट व्हाट मास नंबर यू वुड एक्सपेक्ट द मॉलिक्यूलर आयन टू अकर, तो दैट वुड बी, इसको आप सॉल्व करें, कार्बन 12 into 3 36 plus 79 plus 79, 2 ब्रोमीन है, प्लस 16, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 plus 6, so that would be 216. So at what mass number would you expect the molecular ion to occur? That would be 216. So 216 पे आपको molecular ion peak मिलेगी. Identify the molecular formula including isotopic composition where relevant of these 6 peaks. ठीक है, ये जो 6 peaks मिल रही हैं आपको 31 106 पे, इनके molecular formulas बताने हैं आप. ठीक है, तो अब 31 के लिए आप सिंपल यहाँ पे सोचे एक कार्बन, ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला बना है, ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम सोचें, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये एक कार्बन 12 और ये 16, 12 plus 16 18 19, 12 plus 16 28 29 30 31, so that means this is CH2OH. आप फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो ये CH2OH, ठीक है। देन 106 मींस, अब मेरे ख्याल में इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी, ये हो जाएगा सॉल्व। बस ये सर वैसे ही करना है ना जैसे आपने पिछला वाला करवाया था। हाँ, मतलब आपने उस तरह ही करना है। अब जैसे 106 है तो 106 के लिए अगर आप इसको लेट सपोज स्टार्ट करें, यहाँ से देखना शुरू करें, सी कार्बन लेट सपोज हम कहें कि जी 79
ये 79 प्लस 1291 प्लस 293 प्लस 104 और इसमें 105 और इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो ये हो गया 106। तो मतलब ये जो आपके पास 106 वाली पीक है, दिस इज ड्यू टू दिस फ्रैगमेंट C2H3Br। ठीक है, C2H3Br ये आ गया आपके पास C2H3Br प्लस Br कौन सा है, Br 79 है। अब अगर 108 है तो 108 के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंक्लूडिंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन वेयर रेलेवेंट, तो 108 के लिए हम सिंपल C2H3Br 81 कर देते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 79 नाउ वी हैव Br 81। फिर ऐसी 185, अब 185 के लिए ये पार्ट ऑलरेडी आपका 106 बन चुका है। ठीक है, 106 इसमें एक ब्रोमीन ऐड करते हैं, 106 प्लस 79 दिस बिकम्स 185। 185 फिर इसमें आप एक कार्बन ऐड करें प्लस 12 अच्छा 185 ही करना था हमें, सॉरी 185। तो मतलब अगर मैं इसमें एक ब्रोमीन और जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 185। सो दैट इज C2H3Br 79 प्लस और 187 क्या हो जाएगा, C2H3Br 79 Br 81 प्लस और फाइनली C2H3Br 81 Br 81 प्लस। ये ऑल द 6 सर ये पीक्स। 106 और 108 वाली पीक पे पॉजिटिव 2 चार्ज नहीं आएगा? जी बेटा, ये 106 और 108 वाली पीक पर पॉजिटिव 2 चार्ज नहीं आएगा? क्यों पॉजिटिव 2 क्यों आएगा? सर 2 वैलेंस है ना। 2 क्या कह सर रहे हो 2 बेटा, 2 बॉन्ड्स क्या? नहीं फॉर्म ना, 2 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म उसके कार्बन के, अगर आपने जो डायग्राम में हिसाब से। नहीं, बॉन्ड्स यहाँ पे हम तो सिंपल ये देखते हैं कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ हुआ है। जो भी मॉलिक्यूलर आयंस हैं आप +1 चार्ज के साथ ही उनको अज्यूम करोगे। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं हम तो वो देख नहीं रहे ना। इलेक्ट्रॉन से मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से तो चार्ज आपने सिंपल +1 का ही जो है वो अज्यूम करके चलना है। जितने भी मॉलिक्यूलर कोई भी आपके पास आयन हो +1 चार्ज के साथ ही चलना है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स आर कंपाउंड व्हिच यूजुअली कंटेन। अच्छा चलें वो एक मैं जरा आपके साथ वो भी डिस्कस कर ही लूँ, डाउट को परेशानी रहेगी। ठीक है, ये जो रेशियो हमने यहाँ पे निकाला है 1:1 का, ठीक है, ये भी आप एक दफा इसको क्लियर कर लें मास स्पेक्ट्रम के हवाले से। ठीक है, देखें सिंपल आपके पास जो है वो लेट सपोज Br2 है, Br2 प्लस। ठीक है, अब 2 ब्रोमीन है तो हम इसको मतलब आसान चले करते हैं, हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब 2 होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब ये आपने फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है a+b² दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब लेट से a जो है वो Br 79 है और b जो है ये Br 81 है। ठीक है, मतलब a जो है वो रिलेटिव अबंडेंस है Br 79 की और b रिलेटिव अबंडेंस है Br 81 की। तो 79 की रिलेटिव अबंडेंस दोनों 1:1 के रेशो में है। ठीक है, दोनों 1:1 के रेशो में है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो a 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 प्लस b 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1। ये हम प्लस की जगह पर रेशोज काउंट कर रहे हैं तो 1 + 2 + 1 यानी कि 1:2:1। ये हाइट्स का रेशो है। समझ आ रही बात? ये अगर क्लोरीन होता, लेट सपोज अगर मैं इसको क्लोरीन के लिए सॉल्व करूं Cl2 प्लस तो मतलब Cl35 Cl37। अब Cl35 और 37 जो है ये 3:1 के रेशो में होते हैं।
75-25%, तो 3:1 का रेशो बनेगा। यानी हर 4 क्लोरीन में एक क्लोरीन Cl, 3 क्लोरीन Cl35 है, एक Cl37 है। ठीक है, तो अगर इसके लिए सॉल्व करें तो ये A, ये B, तो A² प्लस 2AB प्लस D², तो A की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 1 और B1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 961 का रेशो बन गया। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 क्लोरीन होंगे तो 3 का बन जाएगा A प्लस B पावर क्यूब लग जाएगी, वो फिर आप निकाल सकते हैं। बट आज तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं है, 2 तक ही आते हैं ये। अब आ जाए नेक्स्ट, ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स व्हिच यूजुअली कंटेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद वन अदर एलिमेंट. Oxides are classified as follows: acidic, alkaline, amphoteric, or basic. Using these terms only, complete the table to describe the oxides of the element of the third period of the periodic table, sodium to sulfur. तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? This is an alkalinic oxide. ठीक है जी, ये क्या है? Alkalinic oxide है, sodium oxide is an alkalinic oxide. Magnesium oxide बेसिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, P4O10 एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 एसिडिक ऑक्साइड है। मेरे ख्याल में ये तो सबको क्लियर होने चाहिए। गिव द नेम ऑफ द टू एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन व्हिच फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड। तो सोडियम जो है, इट कैन फॉर्म सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड Na2O, इट कैन आल्सो फॉर्म Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है ये। ठीक है, ऐसे P4O10 भी जो है वो P4O6 भी बनाता है, SO2 SO3 भी बना सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी दो आपने मेंशन कर देने। नेम ऑफ द टू एलिमेंट्स तो आपने कह दिया सोडियम एंड फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस एंड सल्फर, और सोडियम एंड सल्फर, कोई से भी दो बताने आपने। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम एंड सल्फर. Sodium reacts with water. Describe as fully as you can what you would see when a piece of sodium is reacted with water. So when we add sodium into water, highly exothermic reaction occurs, fizzing occurs, metal burns with yellow flame, metal disappears, ठीक है, it floats on water and it disappears. जी सर, ये येलो फ्लेम ऑक्सीजन के साथ नहीं होती? येलो फ्लेम, ये सोडियम का ऑक्सीजन फ्लेम में कलर है बेटा, सोडियम का फ्लेम कलर है। सोडियम जब भी बर्न करेगा येलो फ्लेम में बर्न करेगा। ओके ठीक है बेटा। Write an equation for the reaction of sodium with water. So sodium reacting with water, this gives sodium hydroxide plus hydrogen gas. ठीक है, तो इसको आपने बैलेंस कर लेना है। सोडियम एक, दो हाइड्रोजन है, तो ये 1/2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन स्मॉल बट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. State one way by which sulfur dioxide enters the atmosphere. So sulfur dioxide enters into the atmosphere due to volcanic eruptions or waste gases removal from volcanic eruptions or waste gases removal from power stations. ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Give the formula of another sulfur compound which is formed in the atmosphere from sulfur dioxide. तो sulfur dioxide एयर में जाके ऑक्सीडाइज होता है, sulfur trioxide बन जाता है. What are the environmental consequence of the compound you have identified in 2? So इसके environmental consequence क्या है? It causes acid rain. Sulfur dioxide is used as a food preservative. Which property of sulfur dioxide enables it to act in this way? Because sulfur dioxide it can oxidize, so ये basically as an antioxidant के तौर पे यूज होता है. या आप सिंपल कह लें कि which property of SO2 enables it to act in this way? It's reducing nature, या आप कह लें कि it is a reducing agent. खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल जो है वो, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है या एंटीऑक्सीडेंट लिख दें, दोनों में से कोई भी बात यहाँ पे लिखी जा सकती है। Another sulfur compound which is present in Earth atmosphere is carbonyl sulfide, OCS. The sequence of the atoms in the molecule is oxygen, carbon, sulfur, and the molecule is not cyclic. Draw dot and cross diagram of the OCS molecule. So center में कार्बन है, सल्फर और ऑक्सीजन, तो कार्बन दोनों के साथ दो दो बॉन्ड्स बनाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे, और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 का है। ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये आपके पास OCS बन जाएगा। सजेस्ट अ वैल्यू फॉर द OCS बॉन्ड एंगल। तो क्योंकि कार्बन सेंटर में है, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 180 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है जी, तो ये आसान पार्ट था मेरे ख्याल में, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। जी सर। ठीक है।